हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल्स। आइए, अपनी पिछली क्लास तक हम लोगों ने मोलैरिटी में और मोलालिटी उनके कुछ रिलेशन मोल फ्रैक्शन वगैरह से हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज कंटिन्यूटी में आगे बढ़ते हैं और आज हम अपना इस कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करने की लास्ट टॉपिक चल रहे हैं, नॉर्मेलिटी। और इस टॉपिक के कंप्लीट करने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू पे चलेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। इन हर एक टॉपिक्स पे हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। प्लीज गो थ्रू, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का ट्राई करिएगा। ओके, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं यहां पर ऑलरेडी सॉल्व करा के आपको करवाऊंगा, फिलहाल इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में। तो अभी के लेक्चर में हम नॉर्मेलिटी पे फोकस करते हैं। आइए, आज हमारा टॉपिक होने वाला है नॉर्मेलिटी। तो सबसे पहला टॉपिक ये आता है, व्हाट इज नॉर्मेलिटी और ये होता क्या है। ओके, तो नॉर्मेलिटी पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूं, जैसे व्हाट इज एन फैक्टर। व्हाट इज एन फैक्टर, क्या होता है एन फैक्टर, ठीक है। एन फैक्टर किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि एन फैक्टर जब जान लेंगे तो एन फैक्टर के बाद ये जानेंगे इक्विवेलेंट मास क्या होता है। व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, एन फैक्टर एंड इक्विवेलेंट मास को कंप्लीट करेंगे, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो नॉर्मेलिटी का से पहले हम पढ़ते हैं एन फैक्टर क्या होते हैं। व्हाट इज एन फैक्टर, सो हमारा टॉपिक है एन फैक्टर। तो सुनिएगा, एन फैक्टर एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड के कोई भी कंपाउंड होता है तो उस कंपाउंड में कोई एसिड है, सपोज करिए आपके पास एक कौन है, एसिड है। तो एसिड की क्या होगी, एसिड की होगी बेसिसिटी। क्या होगी, बेसिसिटी होगी। ऐसे ही अगर कोई बेस होता है तो उस बेस की क्या होगी, एसिडिटी होगी। क्या होगी बेटा, एसिडिटी होती है। ऐसे ही कोई अगर एलिमेंट होता है, कौन होता है, एलिमेंट होता है, तो उस एलिमेंट की क्या होती है, वैलेंसी होती है। क्या होती है, वैलेंसी होती है। ऐसे ही अगर कोई आपके पास मान लेते हैं कि कंपाउंड होता है तो उस कंपाउंड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ऐसे ही कोई आयन होता है तो उसका क्या होता है, चार्ज होता है। तो इस तरीके से ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि आपको जब न्यूमेरिकल या कोई भी कंपाउंड दिया जाए और पूछे कि भाई इसकी नॉर्मेलिटी बताओ या इसका एन फैक्टर बताओ, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको उस कंपाउंड को जज करना है कि वो कंपाउंड किस कैटेगरी में आता है। वो एसिड है, वो बेस है, वो कोई सॉल्ट है, सॉल्ट मतलब कंपाउंड की कैटेगरी में रख सकते हो, या वो कोई एलिमेंट है या कोई आयन है, ठीक है। अब बात को समझो, अगर कोई एसिड है तो उसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज बेसिसिटी, बेसिसिटी कहते किसे हैं। तो याद रखेंगे बेटा, बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन बाई एसिड। कोई भी एसिड जितने H प्लस आयन को रिप्लेस करता है वो उसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है। कोई भी एसिड जितने H प्लस आयन को रिप्लेस करता है वो उसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है। हम एग्जाम्पल के थ्रू भी चल सकते हैं, जैसे हम 1 बाई 1 को करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, यहां देखिएगा, एग्जाम्पल में हम लोग कंसीडर कर लेते हैं HCl है। अब अगर मैं HCl की बात करूं तो HCl टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस में। अब अगर मैं Cl से पूछूं कि भाई Cl तुम्हारे से कितने H प्लस चले गए तुमको छोड़ के, तो कितने के जवाब देगा, कहेगा मेरे को छोड़ के केवल एक H प्लस गया है। तो अगर एक H प्लस गया है तो HCl की, इस HCl की जो बेसिसिटी हो जाएगी,
इस HCl की जो बेसिसिटी हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी 1 के। क्यों भाई? क्योंकि HCl तो केवल एक ही H+ को छोड़ के गया है, एक ही H डोनेट करता है। लेकिन अगर वहीं पर हम बात कर लेते H2SO4 की, अगर हम यहीं पे बात कर लेते H2SO4 की, तो भाई H2SO4 से अगर तोड़ें तो H2SO4 जाएगा 2H+ में और रिलीज करेगा SO4 डाई नेगेटिव में। अब अगर सल्फेट से पूछा जाए, हेलो सल्फेट हाउ आर यू, कितने H+ को निकाला तुमने, तो सल्फेट बोलेगा जनाब 2H+ मेरे गए हैं। कितने H+ गए हैं? 2H+ गए हैं। तो बेटा इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? इसकी बेसिसिटी बराबर कितने के होगी? 2 के हो जाएगी। ऐसे ही हम और भी कोई ले सकते हैं, हम H3PO4 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? H3PO4 ले सकते हैं, फास्फोरिक एसिड बोलते हैं। और H3PO4 टूटता है बेटा 3H+ में और PO4 ट्राई नेगेटिव में। इसे बोलते हैं फॉस्फेट आयन। क्या बोलते हैं? फॉस्फेट आयन बोलते हैं। तो अगर मैं इससे पूछूं फास्फोरिक एसिड से, हेलो फास्फोरिक एसिड तुम्हारी बेसिसिटी कितनी है, तो फास्फोरिक एसिड बोलेगा कि जनाब मेरी तो बेसिसिटी कितनी है? 3 है। क्यों 3 है? क्योंकि हमने तो 3H+ को रिलीज किया है। बेसिक अभी समझते हैं, बेसिक फंडा यही है कि कोई भी एसिड जितने H+ आयन को रिप्लेस करेगा दैट इज बेसिसिटी। अब इसकी बेसिसिटी कितनी है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं पूछ लेता कि व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ H2SO4, कॉमन सेंस से समझना, व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ H2SO4, तो आप बोलते भाई 2। व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ H3PO4, आप बोलते 3। व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ HCl, आप बोलते 1। यानी HCl मतलब है किसी भी एसिड में n फैक्टर का मतलब है कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, कितने H+ आयन को वो रिप्लेस कर रहा है ये बता देना आपका कहलाता है बेसिसिटी। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा। बेटा इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम क्योंकि इसको आप समझ रहे हैं स्पेस प्रॉब्लम है तो हम इसको इरेज करके देन आपको बताते हैं बेसिसिटी क्या होती है, ठीक है। तो इतने को जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर एसिडिटी पे बात करते हैं। ओके चलिए, ले लिया होगा, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं एसिडिटी, इसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करने वाले हैं बेसिस एसिडिटी के बारे में। तो नाउ एसिडिटी क्या होती है, तो मैं यहां पर एसिडिटी लिखता हूं। एसिडिटी, एसिडिटी क्या होता है? अब अगर मैं एसिडिटी की बात करूं तो आप कहोगे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस बाई बेस, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस बाई बेस। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन बाई बेस। कोई भी बेस जितने OH माइनस आयन को रिप्लेस कर देता है, हटा देता है, वो उसकी कहलाती है, क्या कहलाती है? एसिडिटी कहलाती है, ठीक। अब अगर वो एसिडिटी कहलाती है तो एक काम करते हैं भाई, एक काम करते हैं कि अगर कोई बेस का n फैक्टर पूछ ले तो कहोगे भैया कोई बेस का n फैक्टर हमेशा उसके थ्रू रिलीज किए गए H+ आयनों के OH माइनस आयनों के कंसंट्रेशन के बराबर होगा। यानी वो जितने OH माइनस आयन को रिप्लेस कर देगा, जितने OH माइनस आयन को रिप्लेस कर देगा वही उसकी क्या कहलाएगी? एसिडिटी कहलाएगी। वही उसकी क्या कहलाएगी? एसिडिटी कहलाएगी। तो अगर ऐसा है तो एसिडिटी बराबर से समझते हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास NaOH है तो भाई NaOH टूटेगा किस में? Na+ में एंड OH माइनस में, Na+ में एंड OH माइनस में। अब अगर Na+ और OH माइनस में टूटेगा तो आप बताओ, अगर मैं पूछूं कि एसिडिटी कितनी है जनाब, तो NaOH बोलेंगे भैया मेरी एसिडिटी तो 1 है, काहे कि मेरे से कितने OH निकले हैं? सिर्फ और सिर्फ एक OH माइनस निकला है, इस वजह से मेरी एसिडिटी 1 है। कितनी है? 1 है, ठीक। अब समझो, अगर मैं यहीं पे कहता NaOH के बजाय मैं ले लेता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लें
तो CaOH के होल ट्वाइस में आप क्या लिखने वाले हो, आप लिखने वाले हो Ca डाई पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव लिखने वाले हो। अब अगर मैं पूछता कि जनाब आपकी एसिडिटी कितनी है, एसिडिटी कितनी है, तो ये कहते कि मेरी एसिडिटी कितनी है, 2 है, क्योंकि मेरे पास 2 OH नेगेटिव है। ठीक है, समझ में आ गई बात। कितने OH नेगेटिव हैं, 2 OH नेगेटिव हैं, तो कॉमन सेंस है इसकी एसिडिटी 2 हो जाएगी। अब ऐसे ही अगर मैं एलिमेंट की वैलेंसी की बात कर लूं, एलिमेंट की क्या बात करूं, वैलेंसी की बात करूं, तो वैलेंसी क्या होती है बेटा, वैलेंसी का मतलब यह होता है कि कोई भी एलिमेंट के जितने इलेक्ट्रॉनों को गेन या लॉस करता है खुद को स्टेबलाइज करने के लिए, पढ़ रखा है सबने, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जनरली वो उसकी वैलेंसी होती है। अब अगर मैं पूछ लूं कि ऑक्सीजन का एन फैक्टर कितना होगा, व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको बताना होगा 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। अब अगर मैं पूछ लूं कि व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ नाइट्रोजन, तो आपको कहना होगा भैया नाइट्रोजन की एन फैक्टर 3 होगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 होती है। अब ऐसे ही अगर मैं पूछ लूं व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन, तो आप बोलोगे 1 होगी। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो वैलेंसी से तो क्लियर है भाई, ये बहुत लोअर क्लासेस की भी चीजें हैं और आपने वैलेंसी पीछे पढ़ी हुई है, तो इस तरीके से वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको बात करते हैं कंपाउंड की और ऑक्सीडेशन नंबर की। देख भाई, ऑक्सीडेशन नंबर क्लास 11th के रेडॉक्स चैप्टर में हमने पढ़ा है, क्लास 11th के रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो मैं समझ लेता हूं एक्चुअली क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, मैं यहां पे समझाता हूं। कोई भी कंपाउंड अपने जब कोई कंपाउंड फॉर्मेशन करता है तो उसमें एक्चुअल या इमेजिनरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं, एक्चुअल या इमेजिनरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, उसी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं H2O बनाऊं, भाई ध्यान से सुनना, यहां पर कहानी ताकत की है, पावर की है, स्टैमिना की है, कौन कितना दमदार है, किसमें कितना है दम, ये देखेंगे। तो चलो अगर मैं इससे कहूं, ऑक्सीजन से पूछा जाए भाई तेरी क्या मनसा है, तू क्या चाहता है, तो ऑक्सीजन कहेगा देख मेरे साथ लग गया है दुबला पतला कमजोर इंसान, वेरी 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 इजी पर्सन लगा हुआ है, दैट इज हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं आसानी से खींच सकता हूं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं आसानी से खींच सकता हूं। देखो अगर इस लेक्चर को 11th क्लास के स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके लिए ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज ये टॉपिक हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। आपके काइंड इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आपके एनसीईआरटी बुक में उसने नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस भी नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिए हैं, क्योंकि नॉर्मेलिटी पढ़ने के लिए इन चीजों को पढ़ना होगा और ये चीजें 11th के आगे चैप्टर्स में आएंगे, आगे हमको पढ़ने के लिए मिलेंगे, इसलिए उसने नॉर्मेलिटी टर्म का यूज नहीं किया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अभी जब क्लियर नहीं होगा तो हम लोग इसको अभी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कोई भी एलिमेंट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेने की जो एबिलिटी होती है, जो पावर होती है, जो टेंडेंसी होती है, उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी कहते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इससे पूछूं ऑक्सीजन से कि तुम्हारी वो वैलेंसी का क्या है, तो ऑक्सीजन कहेगा मैं तो ज्यादा पावरफुल हूं, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को यहां से, ये इसके इलेक्ट्रॉन को, तो इस पे माइनस दो और इनका चला जाएगा, इसलिए +1 आएगा। कभी देखा है H2O टूटता है तो H+ ही तो लिखते हो, कभी H- नहीं लिखते। H2O जो होता है तो H2O को तोड़ने के बाद आप लिखते हो H+ एंड OH-, तो ये H+ जो है वो H+ यहां से रिलीज हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो यहां पर H+ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। H2O को अगर तोड़े तो H+ निकला और OH- अलग हुआ। तो क्या समझ में आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कि ऑक्सीजन साहब इस के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहे हैं, ऑक्सीजन साहब इस H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहे हैं, और जब ऑक्सीजन H के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच ले रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब ये देखो, जरूरी नहीं है कि हर चीज दिखाई, समझाई और बताई जाए, कुछ चीजें फील कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो एक बात बताओ, H किसके साथ लगा, ऑक्सीजन के, जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन की पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो जब ये इसको खींच लेगा
तो बेचारे पे प्लस ही तो आएगा। अब तुम कहो कि इसके ऊपर अगर मैं 2 प्लस लिख दूं तो अरे यार, जब इसके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग है तो इसका तो एक ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा खींच सकता है। मेरा और आपका 500-500 रुपए का अगर शेयरिंग हो तो अगर तुम बहुत पावरफुल हुए तो मेरा हो 500 रुपए ना ले जाओगे, और तो कुछ नहीं ना पाओगे। मेरे घर में मैं किसी बैंक में 1000 रुपया रखा हूं, 10,000 रुपया रखा हूं, 1 लाख रुपया रखा हूं, बाकी पैसा घर रखा हूं। अब मान लेते हैं बैंक में मेरे अकाउंट के साथ साइबर क्राइम हो गया, मेरा अकाउंट का पैसा डिलीट हो गया, तो जो बैंकों में रहेगा उहे ना जाएगा, मेरे घर वाला उड़ के चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो वही है कि जो शेयर्ड है केवल वही इलेक्ट्रॉन खींचे आ जाते हैं, बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल ही तो बेचारा गरीब है, एक के ये है तो बाकी का कोनो कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जो भी है तो एक जाएगा तो इस पे +1 का आएगा। तो ये होता है इमेजिनरी, मतलब जब कोई एलिमेंट कंपाउंड फॉर्मेशन करता है तो वो जितने इलेक्ट्रॉनों को एक्चुअल में या इमेजिनरी उसमें ट्रांसफर करता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग एक सेपरेट वीडियो में पढ़ लेंगे, क्योंकि यहां पर ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अगर हम सिर्फ ऑक्सीडेशन पे अब चूंकि फोकस करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो अभी अगर किसी को ऑक्सीडेशन नंबर है तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अब बात करते हैं आयन और चार्ज। तो ये तो सबको पता है कि अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम के ऊपर डाई पॉजिटिव चार्ज है तो भैया इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा। सोडियम है केवल एक पॉजिटिव चार्ज है, n फैक्टर 1 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। अब ऐसे ही अगर मैं मान लेता हूं एल्युमिनियम है, ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज है तो n फैक्टर 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप n फैक्टर को डिसाइड कर सकते हैं। तो बेटा नॉर्मेलिटी को समझने के लिए n फैक्टर को समझना काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको n फैक्टर समझाया है, बढ़िया से समझाया। अब नॉर्मेलिटी में n फैक्टर का कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट मास की। ये चीजें क्लियर कर लेंगे तभी नॉर्मेलिटी क्लियर होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट मास की कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। चलिए देखते हैं इक्विवेलेंट मास। ये भी लेक्चर भी लंबा होने वाला है, इस लेक्चर में भी हमको नॉर्मेलिटी पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, लंबा हो रहा है। तो चलिए आइए हम समझते हैं कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। नॉर्मेलिटी के ही सेक्शंस हैं, तो आप परेशान नहीं होने, हमको पढ़ रहे हैं नॉर्मेलिटी ही। अब नॉर्मेलिटी में हम समझेंगे इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ठीक। आइए देखते हैं व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, क्या कहते हैं, किसे कहते हैं इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो देखिए इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इसको फोकस करिए। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। अब भाई इक्विवेलेंट मास को हम लोग E से इंडिकेट करते हैं। कैसे इंडिकेट करते हैं? E से इंडिकेट करते हैं इक्विवेलेंट मास को। अब देखो कहते हैं कि क्या होता है इक्विवेलेंट मास। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो आप बोलोगे द मास ऑफ सब्सटेंस, द मास ऑफ सब्सटेंस, द मास ऑफ सब्सटेंस that combined with how much? That combined with 8 gram of oxygen, 8 gram of oxygen, 1 gram of hydrogen, 1 gram of hydrogen, 8 gram oxygen और 35.5 gram of chlorine. The mass of a substance that combined with 8 gram of oxygen, 1 gram of hydrogen or 35.5 gram of chlorine is called equivalent mass. Is called equivalent mass. इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। जैसा कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कि इक्विवेलेंट मास को हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं। अब ये तो बात हो गई डेफिनेशन की, कि अगर आपको कभी डेफिनेशन की जरूरत पड़े तो आप ये कह सकते हो भैया द मास ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंबाइंड विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास। अब अगर कोई कहे कि भैया इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता क्या है, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है मोलर मास। क्या होता है बेटा? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या होता है वही ने पढ़ा के आ रहा हूं। अगर आपसे कोई कहे इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है, तो आपको कहना भाई मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, इक्विवेलेंट मास समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, तो जैसे अगर मैं कोई आपसे पूछ लेता है, सपोज दैट किसी का मूड में आ गया, मुड़िया ही गया, पूछ ही लिया, तो क्या करोगे?
अब कोई पूछ ले, फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेटा H2SO4 का अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, अगर कोई पूछे कि H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना है, तो आप क्या बताने वाले हो? आप बताने वाले हो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास अपॉन n फैक्टर, यही ना होने वाला है। तो अब एक बात बताओ, H2SO4 का मोलर मास कितना होता है? 98 होता है। तुम निकाल सकते हो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 1 इंटू 2 ले लो, प्लस सल्फर का 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 होता है, ओवरऑल करोगे 98 हो जाएगा। तो अब बताओ 98 और फैक्टर ये हो गया 2, इसको करोगे 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 49 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट मास 49 हो गया। तो इस तरीके से कोई भी कंपाउंड अगर आपके सामने आता है और उसका इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो मोलर मास तो निकालना काफी आसान है, और n फैक्टर अभी पढ़ाया था, H2SO4 एसिड है तो इसकी हम लोग बेसिसिटी लेंगे, कितना H निकालेगा? 2H निकालेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 49 आ जाएगा। सिंपल है। इस तरीके से इक्विवेलेंट मास भी समझ में आ गया होगा आपको। अब हम अपना समझेंगे मेन नॉर्मेलिटी क्या होता है, ठीक है? तो अब इतना क्लियर करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, तुरंत नॉर्मेलिटी स्टार्ट करते हैं। इसको एक स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं नॉर्मेलिटी पे, मेन फोकस करते हैं। तो भाई नॉर्मेलिटी क्या होती है? अब अगर कोई कहे नॉर्मेलिटी क्या होती है, तो नॉर्मेलिटी को भैया कैपिटल N से इंडिकेट करते हैं। पहले तो उस बंदे को यह बता देना कि भाई साहब नॉर्मेलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N, ठीक? अब कैपिटल N इज इक्वल टू क्या होता है? तो बोलेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट mass of solute, number of gram equivalent mass of solute that are present in कितने में बेटा? that are present in 1 kg 1 liter volume of solution। तो अगर आपसे कोई कहता है कि ये क्या, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट दैट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी होती है किसी भी सोल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में सोल्यूट के जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास प्रेजेंट होते हैं वो उसकी नॉर्मेलिटी कहलाती है, ठीक? आगे समझिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल N। किससे इंडिकेट करते हो? कैपिटल N से इंडिकेट करते हो। यूनिट क्या होगी? इट्स यूनिट इज इक्विवेलेंट पर लीटर, या आप ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसकी यूनिट हो सकती है। ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इट इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये भी डिपेंडेंट होता है, ठीक है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकली इसे कैसे समझेंगे। मैथमेटिकली कैसे होगा? तो यहां देखो, मैथमेटिकली समझो बेटा, मैथमेटिकली क्या होता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, अगर हम मैथमेटिकली बोलना चाहें तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम, मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दूं फिर आपको स्टेप समझाऊंगा। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट, कई बार पढ़ चुके हैं, W से इंडिकेट करते हैं, मोलर मास कहते हैं, और वॉल्यूम इसे अगर हम ml में ले लें तो इंटू 1000, सब यही होगा, बस m डैश के जगह आपको E लगा देना है। आप बात समझिएगा, सारा सब कुछ वही होगा मोलैरिटी वाला, बस मोलैरिटी जहां m था, नॉर्मेलिटी n से, वहां मोलर मास था, यहां इक्विवेलेंट मास है। अब यहां पर 2-3 बातें मैं आपको समझा दूं, वो आपको जरूरी है। देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, और अपॉन क्या? इक्विवेलेंट मास।
इक्विवेलेंट मास होता है। तो अगर यहां पर बोला जा रहा है बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास, तो मैंने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास की जगह लिख दिया मास ऑब्सोल्यूट। ये रहा मास ऑब्सोल्यूट, W से इंडिकेट करते हैं। अब अगर यहां पर इसे हम W लिख दें और ये वाला E से इंडिकेट करते हैं, E लिख दें, तो W/E हो गया। और यहां पर V है तो ये V हो गया, और इंटू V मतलब वॉल्यूम, जो कि पहले भी था इन 1 लीटर, वॉल्यूम ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। दैट इज द सिंपल रिलेशन। अब इससे आगे की कहानी हम लोग अपने अगले लेक्चर में सीखेंगे। अभी इसमें मैं और बहुत सारी बातें बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अब इससे ज्यादा इसको करेंगे तो काफी वीडियो लंबा हो गया है, तो हम लोग इसको अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एज इट इज फिर से बोलें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर करिएगा और इसको देख लीजिएगा। हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम नॉर्मेलिटी पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।